Habibi, don't come to Dubai. Dubai is under an attack. Dubai came under attack. Iran targets Dubai yet again. Panic, chaos and injuries at the Dubai airport overnight. दुबई का रियल एस्टेट इंडेक्स 35% डाउन है। एयरपोर्ट लिमिटेड कैपेसिटी पे चल रहा है, जहां हर दिन 2000 करोड़ का लॉस हो रहा है। दुबई का मेन पोर्ट जबल अली पोर्ट टेम्परेरी बंद करना पड़ गया और सारे बैंक्स और हेज फंड्स दुबई से बाहर जाने पर मजबूर हो गए हैं। दुबई की स्टॉक मार्केट से $120 बिलियन वाइप ऑफ हो गए हैं और इससे एक सवाल उठता है कि जो दुबई की ब्रांडिंग थी कि वो सेफ हेवन है, टैक्स फ्री है, प्रीमियम है, स्टेबल है, आज ऐसा क्या होगा कि पूरी दुबई की इकोनॉमी खत्म हो रही है, वर्कर्स की सैलरीज कट हो रही है, जॉब्स जा रही हैं और दुबई के बड़े बड़े ब्रोकर दुबई छोड़ के जा रहे हैं। सारे सवालों के जवाब बैक्ड बाय डेटा एंड स्टैट्स देखते हैं आज की वीडियो में। दुबई में जो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रैपिड ग्रोथ है, इसकी प्लानिंग 1970s में हुई थी, जब यूएई के शेख राशिद बिन मुत्तुम ने ये समझ लिया था कि ऑयल कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आने वाले टाइम में वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए दूसरे एवेन्यूज को ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए जो पैसा यूएई ऑयल से कमा रही थी उसे स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया, पोर्ट्स बनाए, इकोनॉमिक क्लस्टर्स बनाए, हाई एंड रोड्स बनाई और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे दुबई सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट ना रहे और बल्कि ग्लोबल हब बन सके। उस टाइम गल्फ के सारे लीडर्स राशिद बिन पे हंसते थे कि तू ये क्या कर रहा है, बट उस गैम्बल का रिजल्ट आज दिखता है। दुबई की जीडीपी 96.7 बिलियन डॉलर्स हो गई है और इसमें से ऑयल का कंट्रीब्यूशन जो एक टाइम में 50% से ज्यादा था, अब 1% से भी कम रह गया है। ये फिगर बहुत ही रिमार्केबल है जब आप कंपेयर करते हो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री से, जहाँ पे ऑयल की डिपेंडेंसी 22% है। दुबई की जीडीपी आज 4 पिलर्स पे टिकी हुई है और इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे बड़ा पिलर है ट्रेड, जो दुबई की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है। दुबई मेजॉरिटी चीजों का प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि एक कोल्ड स्टोरेज की तरह है, जहाँ पर ये दुनिया भर से चीजों को इम्पोर्ट करता है और फिर यहाँ से चीजें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, जापान से ऑटोमोबाइल्स, यूरोप से हैवी मशीनरी, अफ्रीका से गोल्ड और डायमंड्स, इंडिया से फार्मास्यूटिकल्स। ये सारे गुड्स दुबई के जेबल अली पोर्ट पर आते हैं, यहाँ पे हैंडल होते हैं और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। जेबल अली सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन का एक इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स हब है। जैसे गोल्ड का एग्जांपल हो तो दुबई में गोल्ड अफ्रीका से आता है और फिर यहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है, जहाँ पे इंडियंस भी दुबई में काफी ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं, इतना कि दुबई के अंदर फिजिकल गोल्ड ट्रेड पूरे वर्ल्ड का 25 से 30% है। इस ट्रेड को स्मूथली चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम जरूरी है, जो कि दुबई का सेकंड बिगेस्ट पिलर है। यहाँ दुनिया के सारे लार्ज बैंक्स ऑपरेट करते हैं, इंडियन बैंक्स भी। ये बैंक सिर्फ डिपॉजिट से लोन तक लिमिटेड नहीं है, ये ट्रेड फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और रिस्क मैनेजमेंट, ये पूरे इकोसिस्टम को हैंडल करते हैं। तीसरा पिलर है एविएशन, जो कि दुबई की आज कोर आइडेंटिटी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंसिस्टेंटली पूरे वर्ल्ड के बिगेस्ट एयरपोर्ट्स में काउंट होता है, जहाँ पे ये हर साल 9 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करता है। आज दुबई के पास वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस एमिरेट्स भी है, जो ओवर द ईयर्स बेस्ट एयरलाइंस का खिताब जीतती है। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुबई को एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका सबसे कनेक्ट करता है। दुबई की लोकेशन इसको और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है, क्योंकि ज्योग्राफिकली मिड पॉइंट पर पड़ता है। चौथा पिलर है रियल एस्टेट, जो कि दुबई में काफी ज्यादा बड़ा है। आपको हर जगह दुबई के अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स की रील्स और वीडियोस दिख जाएंगी, मेट्रो से लेकर बिलबोर्ड्स तक, इवन मुंबई की गलियों तक, हर जगह दुबई के रियल एस्टेट के चर्चे हैं। आप जैसे दुबई की फ्लाइट में बैठते हो तो आपकी सीट के आगे रियल एस्टेट की मैगजीन्स का भंडार मिल जाता है। लग्जरी अपार्टमेंट्स, वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज, टैक्स बेनिफिट्स और इजी ओनरशिप पॉलिसीज ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को दुबई में काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया है और इसमें इंडियंस काफी बड़ा ग्रुप बन चुके हैं, जहां सिर्फ एक साल में इंडियंस ने दुबई रियल एस्टेट में 95,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। बुर्ज खलीफा जैसे प्रोजेक्ट्स में जहां पे 900 रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं, उसमें से लगभग 150 सिर्फ इंडियंस के हैं। अब ये दुबई के चारों पिलर्स ने दुबई की ग्रोथ तो करवा दी है, लेकिन ये चारों पिलर सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट है, कंटिन्यूअस फ्लो, ट्रेड का फ्लो, फ्लाइट्स का फ्लो, कैपिटल का फ्लो और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रस्ट का फ्लो। दुबई का सिस्टम तब तक ही स्मूथली चलता है जब पूरी दुनिया की मूवमेंट अनइंटरप्टेड रहे, क्योंकि रियलिटी यही है कि दुबई खुद कुछ भी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर नहीं करता। ऑयल इनसिग्निफिकेंट है, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, ये एक कनेक्टेड इकोनॉमी है जो एक कंट्री की सप्लाई और दूसरी कंट्री की डिमांड के ब्रिज को कनेक्ट करती है। और कनेक्टेड इकोनॉमीज ग्लोबल इकोनॉमीज पर डिपेंड होती हैं, जब तक मार्केट स्टेबल है तब तक ही वो स्टेबल रहती हैं। मिडिल ईस्ट जैसे अनस्टेबल रीजन में दुबई की ब्रांडिंग यही थी कि वो एक स्टेबल सिटी है। आज दुबई स्ट्रॉन्ग जरूर है, पर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और ये ईरान और यूएस वॉर ने इसकी सारी पोल खोल दी है। यूएई और स्पेशली दुबई को ईरान ने डायरेक्ट मिलिट्री और इकोनॉमिक टारगेट बनाया। रिपोर्ट से अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2026 तक यूएई पर 438 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2012 ड्रोन्स और 19 क्रूज मिसाइल्स फायर किए हैं, जिसमें से मेजॉरिटी दुबई पर थे। ईरान की स्ट्रेटेजी सिंपल है, हिट एंड अटैक वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। इवन दो यूएई ने मोस्टली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन काफी सारा डेब्रिस सिटी के अंदर फैल गया था। सबसे पहला इंपैक्ट दुबई के
सबसे बड़े पिलर ट्रेड पर पड़ा। जेबेल अली पोर्ट जो दुबई का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स हब है, अगर वो टेम्पररी बेसिस पर भी डिसरप्ट हो जाए तो पूरी चेन खराब हो जाती है और ईरान ने यही किया। यहाँ पे काफी सारी मिसाइल्स लॉन्च करी जिसके बाद पोर्ट टेम्पररी बेसिस पर डिसरप्टेड था। ग्लोबल ट्रेड ट्रस्ट पर चलता है और ट्रस्ट का सबसे मेन पार्ट होता है स्पीड। अगर शिपमेंट्स में डिले होने लगता है तो सप्लायर और बायर दोनों सावधान हो जाते हैं और वो बाकी जगह को देखने लगते हैं। नेक्स्ट पिलर था बैंकिंग सिस्टम। अब ईरान डायरेक्टली बैंक्स पर मिसाइल तो डाल नहीं सकता, तो उसने साइबर अटैक्स करने शुरू कर दिए। सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्लो होने लग गई, सर्वर्स डाउन रहने लग गए और काफी लोगों के पैसे अटक के खड़े हो गए। और ईरान साइबर अटैक्स में वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अब अगर मान लो आप दुबई में रहते हो, आपके पैसे अटक के खड़े हो जाएंगे तो आप भी चिंता में आ जाओगे। और अगर मान लो कोई इन्वेस्टर है जिसके दुबई के बैंक्स में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, उसके पैसे अटक के खड़े हो जाएं तो वो सारे पैसे बाकी जगहों पर डाइवर्सिफाई करता है। उसके बाद दुबई को अगली चोट पहुंची एविएशन पर। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पिछले 50-60 दिन से लिमिटेड कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। एमिरेट्स से काफी प्लेन्स हॉल्ट पर हैं और दुबई से ग्लोबली काफी रूट्स डिसरप्ट हो रखे हैं। इससे पैसेंजर इनफ्लो काफी कम हो गया है और इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जिससे दुबई को हर दिन 2000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें कम नहीं थी तो रियल एस्टेट पर काफी मेजर इंपैक्ट पड़ा है। दुबई का रियल एस्टेट इंडेक्स सिर्फ एक दिन में 20% गिर गया और पिछले एक महीने में 35% डाउन है। ईरान ने बुर्ज खलीफा पर भी मिसाइल डाली थी जहां 900 प्राइवेट यूनिट्स हैं और 150 इंडियंस की हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वॉर की वजह से दुबई में जनवरी से मार्च तक दुबई के रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शंस 24% गिर गए। दुबई मरीना, पाम आइलैंड, शेख ज़ायद रोड, दुबई की हर मेजर लोकेशंस पे थ्रेट बनता दिखा था और इसने दुबई की ब्रांडिंग को काफी ज्यादा इफेक्ट किया है, क्योंकि दुबई की मेन ब्रांडिंग यही है कि वो सेफ हेवन है, स्टेबल है और प्रीमियम है। फरवरी से मार्च में प्रॉपर्टी सेल्स 44% डाउन है और अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में 14% का ड्रॉप है। प्रॉपर्टीज पे 10 से 15% के डिस्काउंट तो काफी कॉमन हो गए हैं और ये अभी और भी ज्यादा बढ़ेंगे। जिन प्रॉपर्टीज के पीछे पहले लोग पागल हो रहे थे, अब उस पर ब्रोकर 30% डिस्काउंट दे रहे हैं तो भी लोग ले नहीं रहे हैं। अटैक्स में अमेज़न के डेटा सेंटर को भी टारगेट किया था, जो बताते हैं कि ग्लोबल एमएनसीज भी सेफ नहीं है। डेटा सेंटर्स किसी भी इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं और अगर उन पे थ्रेट आता है तो ग्लोबल कंपनीज एमएनसीज कहीं और शिफ्ट होने के लिए कंसीडर करती है। होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के तो हाल बहुत ज्यादा खराब है। होटल ऑक्यूपेंसीज जो पहले 80% नॉर्मल थी, अब 60% टच करने में भी स्ट्रगल कर रही हैं और इसका मेन रीजन है अनसर्टेनिटी, क्योंकि दुबई के काफी सारे मेजर होटल्स पर भी थ्रेट दिखा था, स्पेशली फेमाउंट पर जहाँ पे मिसाइल का डेब्रिस गिरा था। जैन अनवर एक पाकिस्तान का टैक्सी ड्राइवर था जिसकी गाड़ी फेमाउंट के नीचे खड़ी थी और ब्लास्ट में खत्म हो गई। वो कहता है कि मैं अब दुबई में रहना ही नहीं चाहता क्योंकि वॉर के टाइम पे कोई कमाई नहीं हो रही है और सबको पता है कि दुबई अब खत्म हो गया है। नताशा साइड्रेस जिसके यूएई में 14 रेस्टोरेंट्स हैं और 1000 एम्प्लॉइज हैं, उसके रेस्टोरेंट्स का रेवेन्यू 50% तक गिर गया है, कई जगह तो 80% तक। ये रेस्टोरेंट का वेटर कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोविड वापस आ गया हो, क्या पता कब जॉब चली जाए। दुबई के मरीना एरिया में 5 स्टार होटल ने 300 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया और यहीं से एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट होता है। जेपी मॉर्गन जैसे लार्ज बैंक्स दुबई में अपनी पोजीशन को रिकंसीडर कर रहे हैं। एयरलाइंस नए नए रूट्स को एवेल्युएट करती है। इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं कि क्या पता आगे क्या हो। कोई भी पैनिक पब्लिकली अनाउंस नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर सारी नींव हिली पड़ी है। दुबई की टोटल पॉपुलेशन लगभग 4 मिलियन है और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें लगभग 90% लोग माइग्रेट वर्कर्स हैं। मतलब जो दुबई शहर आप देखते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को एडमायर करते हो, लग्जरी एक्सपीरियंस आपको दिखता है, वो वहाँ के लोकल सिटीजन ने बनाए नहीं है, सारे बाहर के लोगों ने बनाए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स, होटल्स, मॉल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, एविएशन, हर जगह माइग्रेंट वर्कफोर्स ही काम करती है। हर साल यूएई से इंडिया के वर्कर्स लगभग 20 से 22 बिलियन डॉलर रेमिटेंस में भेजते हैं। ये पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी फैमिलीज की प्राइमरी इनकम सोर्स है। और जब कोई कंट्री इतनी हेवीली एक्सटर्नल वर्कफोर्स पर डिपेंड करती है तो कोई भी अटैक होता है तो सबसे ज्यादा हिट उसको ही होता है। कंपनीज कॉस्ट कट कर रही है, मैसिव लेऑफ्स हो रहे हैं और काफी सारे लोग अपनी होम कंट्री के अंदर वापस जा रहे हैं। और यहीं से इकोनॉमिक स्लोडाउन शुरू होता है, क्योंकि जब वर्कफोर्स जाती है तो कंजप्शन काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसके ऊपर दुबई की वर्कफोर्स का एक बहुत ही डार्क पैटर्न है जो अननोटिस जाता है, काफला सिस्टम। इस स्ट्रक्चर में एक वर्कर का वीजा उसके एम्प्लॉय के साथ में टाइड होता है, यानी आपका जॉब चेंज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, प्रॉपर लीगली कागजात के थ्रू होता है। अगर कोई एम्प्लॉय बिना परमिशन के जॉब छोड़ के चला जाता है तो उसे डिटेंशन या डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऑफिशियली नए नए रूल्स तो आए हैं और रिफॉर्म्स भी हुए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सैलरी का डिले होना, पासपोर्ट को छीन लेना, ये सब पंगे चलते ही रहते हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में यूएई में हर 1000 वर्कर्स में 13.4 वर्कर्स ऐसे कंडीशंस में रहते हैं, जिसे मॉडर्न स्लेवरी कैटेगरी में रखा जाता है और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। यहाँ पे वर्कर्स के राइट्स इतने ज्यादा खराब है कि वर्कर्स बोलने में डरते हैं कि अगर कंट्री के बारे में कुछ भी गलत बोला तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद आता है सबसे पावरफुल फैक्टर, परसेप्शन। दुबई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी बिल्डिंग, स्काईलाइन या फिर बड़ी बड़ी रोड्स नहीं है, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी इमेज है। एक ऐसा शहर जो टैक्स फ्री, सेफ, लग्जरियस, स्टेबल, प्रीमियम सब कुछ है। दुबई का मेन राइज ही बाकी जगह की इंस्टेबिलिटी की वजह से हुआ था। जैसे सीरिया में वॉर हुआ तो वहां के अमीर लोग दुबई में शिफ्ट हो गए,
यूक्रेन वॉर में रशियंस और यूक्रेनियंस दुबई में शिफ्ट हुए। ये सेफ्टी का परसेप्शन ही इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को पुल करता है और ग्लोबल कंपनीज को कन्विंस करता है कि अपना बेस यहाँ पे एस्टैब्लिश करना जरूरी है। पर परसेप्शन और इमेज की सबसे बुरी बात यह है कि इसे बनने में सालों लगते हैं पर टूटने में महज कुछ घंटे। दुबई की इस इमेज को बनाने में लगभग 50 साल लग गए, लेकिन इस एक महीने के वॉर ने सारा खेल खराब कर दिया। टूरिस्ट दुबई घूमने नहीं आ रहे हैं क्योंकि सेफ नहीं लग रहा है। इन्वेस्टर्स दुबई से पैसा पुल करके सिंगापुर, लंदन जैसी स्टेबल इकोनॉमीज में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर 15-20 दिन में मामला ठीक हो जाता है तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। दुबई ने पहले भी ऐसे शॉक्स को एब्जॉर्ब किया है। इवन अभी भी जब ईरान मिसाइल डाल रहा है तो काफी सारी वीडियोस आगे आई थी कि दुबई के रूफटॉप्स पे लोग पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, क्योंकि यूए का इंटरसेप्शन सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर ये सिचुएशन लंबी खिंच गई तो दुबई के जो लोकल लोग हैं वो तो एक बार को फिर भी कम पैसे में गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा दुबई में नहीं डाल पाएंगे। तो क्या दुबई का एंड आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन रिस्क रियल है। अगर अभी भी वॉर टाइमली खत्म हो जाता है तो टूरिज्म धीरे धीरे वापस आ जाएगा, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस रिगेन करेंगे और सिस्टम्स वापस स्टेबलाइज हो जाएंगे। बट अगर वॉर लंबा खिंचता है तो दुबई की कहानी थोड़ी खराब होती दिखेगी, क्योंकि दुबई एक ऐसा सिस्टम है जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स के स्मूथ मूवमेंट्स पर डिपेंड करता है। और जब दुनिया रुकती है तो सबसे पहले वही सिस्टम हिलते हैं जो कि मूवमेंट्स पर टिके हुए हैं, और दुबई उनमें से ही है। क्या आपको क्या लगता है, क्या दुबई का एंड नियर है या फिर दुबई खुद को रीगेन कर लेगा? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।